बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 3 मार्च है। यूक्रेन पर रूस की जानिब से लॉन्च किए गए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का 8वां दिन। इस वीडियो में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली दो इंतहाई अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स पर मैं बात करूंगा, जो कि मुस्तकबिल करीब में रूस और यूक्रेन के तनाज़े को शेप अप करती हुई नजर आएंगी। साथ ही सरसरी सा जायजा लेंगे यूक्रेन की इस वक्त ताज़ा सूरत हाल क्या है, कौन कहाँ मौजूद है, इस वक्त क्या हो रहा है यूक्रेन में, और जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। मैं आपको आगाज़ में उसका तज़किरा कर दूं, फिर यूक्रेन की सूरत हाल, और फिर इन दो डेवलपमेंट्स पर मैं तफसील से बात करूंगा। दो बड़ी डेवलपमेंट्स ये हैं, आपको मालूम है कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का एक खसूसी इजलास, खसूसी और हंगामी इजलास न्यूयॉर्क में जारी था, जिसने एक करारदाद मंजूर की है। इसकी तफसील बहुत सारी आपने देख ली होगी, लेकिन इसमें एक इंतहाई अहम पहलू है। पाकिस्तान ने अपनी 74-75 साल की सफारती तारीख में पहली मरतबा तमाम तर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और दुनिया की बड़ी ताकतें जिनके कैंप में पाकिस्तान हमेशा रहा, उनका दबाव मुस्तरद किया है। नो मीन्स नो। पाकिस्तान का जो बोल्ड स्टैंड था अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में, उसके चंद इंतहाई अहम पहलू मैं आपके सामने रखूंगा। और इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है गुज़श्ता 24 घंटों में, इसकी पहले से कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। चौकड़ा, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, 4 ममालिक अमरीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इनका हंगामी इजलास बुला लिया गया है। और ये हंगामी इजलास क्यों बहुत अहम है इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, क्योंकि क्वाड बेसिकली एक चीन के खिलाफ बनाया गया इत्तेहाद है। इसके इजलास का इस वक्त बुलाना, इसका क्या मतलब है? क्या अमरीका रूस के खिलाफ तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने जा रहा है, या फिर अमरीका के पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस इतलात है कि साउथ चाइना सी में चीन इस मौके का फ़ायदा उठाकर ताइवान के हवाले से या फिर कोई और किसी किस्म की गड़बड़ कर सकता है और उसका रास्ता रोकने का मंसूबाबंदी है, या फिर इंडिया जो कि क्वाड का मेंबर होने के बावजूद इस तनाज़े में रिलेटिवली न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा है, रूस के खिलाफ एब्सटेंशन है उसकी, उसने वोट नहीं दिया। ना ही अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में जो 2 वोट हुए उसमें उन्होंने अमरीका की फेवर में वोट दिया, और ना ही अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास की रेजोल्यूशन के लिए। तो क्या इसका मकसद ये है कि इंडिया से वाज़े तौर पर पूछा जाए कि इंडिया इस तमाम तनाज़े में, आलमी लड़ाई में और आलमी सफ़बंदियों में किस ब्लॉक में खड़ा है? इसके हवाले से बात कर लेंगे। इस वक्त मैं आपके सामने ताज़ा तरीन सूरत हाल रख देता हूँ यूक्रेन की। बड़ा ब्रीफ समरी में आपको बता देता हूँ कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसके आदाद शुमार के मुताबिक अब तक तकरीबन 1 मिलियन से ज़ायद अफराद यूक्रेन छोड़कर जो करीबी ममालिक हैं, यूरोपीय ममालिक, वहाँ मुंतकिल हो चुके हैं। बड़े पैमाने पर नकल मकानी हो रही है यूक्रेन से। रूसी अफवाज जनूब में मौजूद चंद अहम शहरों के ऊपर काबिज़ हो चुकी हैं। खार्किव जो है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा शहर है, 14 लाख उसकी आबादी है, वहाँ पर लड़ाई अभी भी जारी है। खैरसोन का शहर जो है वो रूस के कब्ज़े में आ चुका है। कीव के बाहर अभी भी नाकाबंदी, यूँ समझेंगे, इस शहर की कर ली गई है। रूसी अफवाज का एक बहुत बड़ा काफ़िला जो कि तकरीबन 40 किलोमीटर तवील काफ़िला है, वो इस वक्त कीव के बाहर मौजूद है। लेकिन अभी तक कोई सीरियस और बड़ी अटैम्प्ट रूस की तरफ से नहीं की गई कि दाखिल होकर शहर को कब्ज़े में ले लिया जाए। इस वक्त जो यूक्रेन के सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो अपने एक बंकर में मौजूद हैं और वहाँ से वो अहकामात देते हुए और दुनिया के साथ राब्ते में नज़र आ रहे हैं। सायरन्स बजे यूक्रेन में और कीव में ख़ास तौर पर कि एक बड़ा फ़िज़ाई हमला होने जा रहा है। लेकिन साथ के साथ अब ये इतलात हैं कि रूस और यूक्रेन के वफूद के दरमियान अब से थोड़ी देर के बाद एक नामालूम मकाम पर, जिसका अभी तक ऐलान नहीं किया गया, वहाँ पर मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। और इन मुज़ाकरात का नतीजा ये तय करेगा कि आने वाले चंद दिनों में इस कॉन्फ्लिक्ट की क्या सूरत हाल होगी। क्या रूस अपने हमलों की शिद्दत बढ़ाएगा या फिर यूक्रेन घुटने टेकेगा रूस के मुतालबात के सामने? तो ये इस वक्त इतलात हैं। और जो अक़वाम मुत्तहिदा का ही डेटा है उसके मुताबिक तकरीबन 752 मासूम शहरी अब तक इस हमले में, जो कि रूस की जानिब से मुतअद्दिद हमले किए गए और मुख्तलिफ अतराफ से किए गए, वो मारे जा चुके हैं। ये जो 8 दिन का कॉन्फ्लिक्ट है और उसमें 752 अफराद का मारा जाना है, एक बात वाज़े करता है सिविलियंस के हवाले से अगर मैं बात करूं और कोलेटरल डैमेज के हवाले से बात करूं कि रूस जो है वो एक
फुल असॉल्ट के ऊपर नहीं है। रूस जाहिर है कि जिस वक्त आप मगरबी मीडिया को फॉलो करेंगे और ज़्यादातर लोग जिनकी रसाई इस वक्त मीडिया के सामने मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को वो देखते हैं, नोट करते हैं, वो मगरबी पर्सपेक्टिव है इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट का। जो रूसी खबर रसां इदारे हैं, स्पुतनिक है, रशिया टुडे है, दीगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, तास है, उनकी एजेंसीज हैं, उन पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। और जो रशियन नैरेटिव है या रशियन पॉइंट ऑफ व्यू है इस सारे मामले पर, वो सामने नहीं आ रहा। अमेरिका और उसके इत्तेहादी इस लड़ाई को 3 मैदानों में लड़ रहे हैं। एक है वो जंगी मैदान जो कि यूक्रेन में आप देख रहे हैं, एक है वो मुआशी मैदान जहां पर रूस को हर्ट करने की हर मुमकिन कोशिश पाबंदियों के जरिए की जा रही है, और तीसरा मैदान है इंफॉर्मेशन डोमेन का। और इंफॉर्मेशन डोमेन में वाज़ेह तौर पर बढ़ती नजर आती है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के लिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि इस सारी कॉन्फ्लिक्ट में मेरे ख्याल में एक ऐसे शख्स के तौर पर मैं उनको ये समझता हूं कि वही शख्स हैं जो कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की ईमा पर उन्होंने अपने मुल्क को मरवाया है। और एक लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न कि रूस की सरहद पर लाकर मिसाइल लगाने का मंसूबा था नेटो का, रूस नहीं था जो कि अमेरिका की सरहदों पर जाकर मिसाइल लगा रहा था, नस्ब कर रहा था। तो ये वो शख्स हैं जो कि अमेरिका और उसकी गेम की वजह से यूक्रेन को इस मकाम पर लाए जहां पर रूस ने इन्वेड किया। और कोई भी एक शख्स जो कि अपने मुल्क से लॉयल हो वो वही करता जो कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने किया। खैर ये एक बहस मुख्तलिफ है, इसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे। अब आ जाते हैं अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास। आपको मालूम है कि हुआ हंगामी इजलास था, इसके हवाले से तमाम तफसीलात जो हैं वो पहले से आप हासिल कर चुके होंगे। चंद इंतहाई अहम पहलू मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस करारदाद को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके 16 नुकात हैं और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है, अक्सरियत जो है अक़वाम आलम की, उन्होंने इस करारदाद के हक़ में वोट दिया है। इस 16 नुकात की करारदाद में 141 ममालिक जो हैं उन्होंने इसकी फेवर में वोट दिया। 5 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ वोट दिया, जबकि 35 ममालिक हैं जिन्होंने एब्सटेन किया। उनमें पाकिस्तान, चीन और इंडिया, ये वो बहुत अहम मुल्क हैं जिन्होंने एब्सटेंशन में हिस्सा लिया, जिन्होंने इसके हवाले से वोट नहीं दिया। और फिर जो पाकिस्तान की गुफ्तगू है इस सारे मसले पर, वो पाकिस्तान का तमाम तर मामला वाज़े कर देती है। करारदाद के हवाले से एक चीज़ जहन में रखिएगा, ये करारदाद जो है ओरिजिनली जिस वक्त अमेरिका ने ड्राफ्ट की थी उसमें रूस के जो एक्शन हैं उसको कंडेम किया गया था। ये करारदाद जाहिर है कि कंडेमनेशन की अगर होती, मुकम्मल तौर पर मजम्मत की होती, तो फिर मेरे ख्याल में इतनी बड़ी सपोर्ट ना मिलती। इस करारदाद के ड्राफ्ट को तब्दील किया गया है, इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं मैंने देखा है कि वो उसके हवाले से बात नहीं कर रहे। इस करारदाद का जो मतन है उसमें लफ्ज़ कंडेम को डिप्लोर से रिप्लेस किया गया है। इसका जो पहला पॉइंट है उसमें लफ्ज़ कंडेम की बजाय डिप्लोर होता है अफसोस करना। जाहिर है कौन अफसोस नहीं करेगा, एक कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ हो जाए, एक इंडिपेंडेंट और सॉवरन मुल्क जो है उसके और दूसरे एक इंडिपेंडेंट और सॉवरन मुल्क के दरमियान एक मुसल्लह कशमकश का आगाज़ हो जाए, तो जाहिर है कि ये काबिले अफसोस है। इसको डिप्लोर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, रिप्लेस किया है कंडेमनेशन से। और कंडेमनेशन जो की गई है वो तकरीबन मेरा ख्याल है 13वें या 14वें पॉइंट में की गई है। वो है कि जो जहाँ जहाँ वायलेशन हो रही है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की, उसकी मजम्मत करते हैं ये ममालिक। तो जाहिर है कि जहाँ पे भी इंसानी हकूक़ के कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी उसकी हर कोई खुलकर मजम्मत करेगा। तो ये जो करारदाद है इसको अमेरिका ने बड़ी तरीके से और एक जाहिर है कि फ़िज़ा बनाई गई है। इस करारदाद में जो असल लफ्ज़ था कि ये ममालिक कंडेम कर रहे होते, इन्होंने डिप्लोर किया है, इन्होंने अफसोस का तासुफ़ जो है वो जाहिर किया। तो बहरहाल ये करारदाद है और उसके बावजूद 35 ममालिक की तरफ से एब्सटेन करना, और उसमें अमेरिका के 2, एक मौजूदा और एक साबिक करीबी इत्तेहादी इंडिया और पाकिस्तान, इन 2 ममालिक की जानिब से भी एब्सटेन करना, जाहिर है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी इसके ऊपर सटपटाए हुए होंगे। पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं मुनीर अकरम, उन्होंने जो तकरीर की, मेरा ख्याल है कि वो खुलासा है इस बात का कि पाकिस्तान ने आलमी दबाव मुस्तरद कर दिया। मैं गुज़श्ता 2 रोज़ में जो वीडियोज़ की अपने चैनल पर मैं तफसील से बता चुका कि 22 ममालिक थे अमेरिका के साथ मिलकर जो कि ज़ोर लगा रहे थे पाकिस्तान पर, और मामला इस पॉइंट पर आया कि इन्होंने एक पब्लिकली लेटर जारी किया प्रेस रिलीज की सूरत में, जिसमें पाकिस्तान से नाम लेकर इन ममालिक ने मुतालबा किया कि आप मजम्मत करें रूस की। लेकिन जिस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब पेश हुए उस असम्बली के सामने, और वहाँ पर उन्होंने रीड आउट की अपनी स्टेटमेंट, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बात का उन्होंने बार बार तस्करा किया, और पाकिस्तान ने 2 चीज़ें की। एक तो सटल मैनर में
अक़वाम आलम को, अक़वाम मुत्तहिदा को बताया कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ सिर्फ रूस और यूक्रेन के हवाले से नहीं हैं, दुनिया में और बहुत सारी कशमकश हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारे ममालिक में ऐसे लोग हैं जो कि उन ममालिक के जबर का शिकार हैं, उनको भी सेल्फ़ डिटर्मिनेशन का राइट जो है, जो उनका हक़ के ख़ुद मुख्तारी और हक़ के राय दही है, वो मिलना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की तकरीर का, और साथ ही पाकिस्तान की ये तकरीर वाज़े करती है कि हमारी तारीख़ में हमने वो दिन भी देखा पाकिस्तान में पहली मरतबा जब आलमी दबाव को इस तरीके से मुस्तरद किया गया, जब ये तमाम ममालिक गैंग अप होकर पाकिस्तान को उस वक्त में प्रेशराइज़ कर रहे थे जब पाकिस्तान शदीद तरीन माली मुश्किलात का, मुआशी मुश्किलात का शिकार है। उसके बावजूद ये स्टैंड लिया गया है, और ये स्टैंड जो है क्योंकि अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अमेरिका के लिए दो सेट ऑफ कंट्रीज़ हैं इस दुनिया में, एक वो ममालिक जो उसके साथ हैं, एक वो ममालिक जो कि अगर उसके ख़िलाफ़ नहीं भी हैं, उनको अमेरिका ये समझता है कि जो हमारे साथ होने का ऐलान नहीं करता वो हमारा मुखालिफ मुल्क तसव्वुर होगा, वो रूस और चीन का हिमायती तसव्वुर होगा। तो पाकिस्तान टेक्निकली अब उस ग्रुप में शामिल है जो कि अमेरिका के ख़िलाफ़ है। इस जो करारदाद है, इसमें जो करारदाद के हवाले से तकरीर की, उस तकरीर तक को तो आपने देख लिया होगा। उसमें जो अहम पॉइंट है जिसमें पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान सबकी सलामती के मसावी और नाकाबिल तकसीम होने के उसूल की पासदारी पर यकीन रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को ये तमाम चीज़ें याद दिलाई। ये चीज़ अपने ज़रूर उसमें रखिएगा कि ये करारदाद, मैं इस वजह से इसको रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इस दौरान इस करारदाद के हवाले से पाकिस्तान ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया उसको देख चुके होंगे। ये एक रेपिटेशन है, पहले दिन से जिस मौक़िफ़ को पाकिस्तान ने अपनाया, पाकिस्तान तमाम तर दबाव के बावजूद उस पर कायम है। अब आ जाते हैं उस इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की तरफ। क्वाड जो है, आपको मालूम है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में अक्सर अपनी वीडियोस में तस्करा करता हूँ। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये वो चार ममालिक हैं, और इसका फोकस जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन है, एशिया पैसिफिक रीजन है। इन पानियों में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की ये बात करते हैं, और यहाँ पर बेसिकली स्क्वाड के बनाने का मकसद ये है कि जिन ममालिक के टेरिटोरियल जो वाटर्स हैं, जो मैरीटाइम क्लेम्स हैं चीन के ख़िलाफ़, के पानियों की जो सरहदी जो आबी सरहदें हैं उनके तनाज़ात चीन के साथ मौजूद हैं, उनको एक पैट्रोनाज फराहम की जाए कि हम हैं चौधरी, हम बताएंगे कि आपके डिस्प्यूट्स जो हैं वो चीन के ख़िलाफ़ किस तरीके से सेटल होने चाहिए। ये चीन का बढ़ता हुआ असर व रसूख रोकने का, उसको कम करने की अलायंस है, इत्तेहाद है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन, उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग बुला ली, और ये तमाम ममालिक, इनके सदूर वज़राए आज़म, स्कॉट मॉरिसन होंगे, अमेरिका के सदर होंगे, जापान के वज़ीर आज़म होंगे, और इंडिया के वज़ीर आज़म होंगे, ये वर्चुअली मीट करने जा रहे हैं अब से थोड़ी देर के बाद। इसमें 2 से 3 चीज़ें बहुत अहम हैं कि एक ऐसा अलायंस जो कि चीन के ख़िलाफ़ है, वो यूक्रेन के मामले पर मीटिंग क्यों करने जा रहा है। इसके लिए आपको थोड़ा सा माजी में जाना होगा। जिस वक्त अमेरिका में गुज़श्ता साल जब कुर्सी सदारत संभाली जो बाइडन ने, उसके बाद उन्होंने 3 से 4 चीज़ें की जिन्होंने ये वाज़े कर दिया कि ये सब कुछ होगा, और इसका तज़किरा मैं अपनी मुताद्दिद वीडियोज़ में कर चुका हूँ। जब वो 4 फरवरी को स्टेट डिपार्टमेंट गए और उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स पूरी दुनिया के सामने रखे, उसमें उन्होंने ऐलान किया था कि हमारे जो सबसे सीरियस कंपेटिटर है चाइना, और साथ ही उन्होंने रूस का तज़किरा किया था, और फिर उन्होंने कहा था कि अमेरिका इज़ बैक, अमेरिका की वापसी हो चुकी है, डिप्लोमेसी की, सफारतकारी की वापसी हो चुकी है, मैं अब अपने अलाइंसेस को, अपने इत्तेहाद को रिपेयर करूंगा और इनको सफ आरा करूंगा चीन के ख़िलाफ़ और रूस के ख़िलाफ़। फिर हमें एक पैटर्न नज़र आता है जो उन्होंने पहला सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की, अमेरिका के सदर ने 11 फरवरी को इन्होंने बुलाया क्वाड का एक वर्चुअल इजलास। उस इजलास के बाद इन्होंने जो अपने डिफेंस के लिए जिनको डिफेंस का महकमा सौंपा गया, लॉयड ऑस्टिन, उनको जब पहली मरतबा ही ट्रेवल्ड आउट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ही लैंडेड इन न्यू दिल्ली, उन्होंने दिल्ली जाकर मुलाकात की। वाज़े मकसद नज़र आता था चीन का रास्ता रोकने का, लेकिन रूस की एंट्री होती है और रूस ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू करता है इंडिया को कि वो एंटी चाइना गेम्स में क्वाड का हिस्सा बनकर इंडो पैसिफिक रीजन में जो खेल खेल रहा है, ये खेल हमारे खिलाफ भी है, हमें अफेक्ट भी करता है। और फिर इस पैटर्न के तहत अब ये जो इजलास होना है, इसके बाद आपको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन्स पर इनकी बिल मुशाफा इन पर्सन समिट हो चुकी थी। ये चाइना के खिलाफ इत्तेहाद, इस मामले में जिस वक्त रूस
जो है उसके साथ एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जारी है मगरबी दुनिया की, इस इजलास बुलाने के 3 वाज़े मतलब हो सकते हैं और इन तीनों में से कोई एक मतलब है। पहला यह है कि या तो अमेरिका को यह लगता है कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए और ये देख कर के हम मिलिटरीली इन्वॉल्व नहीं हो रहे, हम अस्करी एतबार से ना वहाँ पर नो फ्लाई जोन इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं यूक्रेन में, ना वहाँ पर अपने फ़ौजी भेज रहे हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं हैं, हम सिर्फ उनकी असलहे से इमदाद कर रहे हैं, फ़ौजी साजो सामान से इमदाद कर रहे हैं। इस सारे मामले को देखते हुए चीन फ़ायदा उठा सकता है ताइवान के हवाले से, उसको रीयूनिफाई करने की, उसको चीन में शामिल करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंस अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने सेट किया है यूक्रेन के मामले पर कि क्योंकि वो नेटो का हिस्सा नहीं है तो जो ताइवान है वो भी नेटो का हिस्सा नहीं है, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अमेरिकी इंतज़ामिया को ये लगता है और उसके लिए इन्होंने क्वाड को एक्टिवेट करना है कि अपनी सर्वेलेंस और अपनी जो मौजूदगी है साउथ चाइना सी में उसको बढ़ाया जाए इंडो पैसिफिक रीजन में। दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी ये हो सकती है कि एक ऐसा इत्तेहाद जो कि चीन के ख़िलाफ़ है उसको एक्टिवेट किया जाए रूस के ख़िलाफ़, जिसका मतलब ये होगा कि अब अमेरिका तमाम के तमाम ऑप्शंस रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने जा रहा है। नेटो का प्लेटफॉर्म हो, ऑकस अलायंस हो, क्वाड हो, फाइव आइज अलायंस हो, ये तमाम इत्तेहाद जो हैं उनको अमेरिका कोशिश करेगा कि रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे। और तीसरी पॉसिबिलिटी जो ज़्यादा मुमकिन नज़र आती है कि इस तमाम मामले में इंडिया जो है वो वीकलिंग साबित हुआ है, वो एक कमज़ोर मोहरा साबित हुआ है क्वाड का, बावजूद इसके कि वो बेनिफिट्स लेता रहा अमेरिका से, उसने सिक्योरिटी मुआहदे किए, बीका, लीमा, कमकासा, ये मुआहदे करने के बावजूद अमेरिका से इंटरनेशनल जो अरीना है उसमें मुख्तलिफ अनड्यू फेवर्स लेने के बावजूद इस तमाम मामले पर जब अमेरिका को ज़रूरत थी कि रूस के ख़िलाफ़ उसके इत्तेहादी खड़े हों, तो रूस से तकरीबन अपनी 60% डिफेंस इंपोर्ट्स करने वाला और माजी में उसके साथ बड़ा गाड़ी छनती थी जिसके साथ उस मुल्क के ख़िलाफ़ इंडिया ने खड़े होने से इनकार किया, तो शायद ये मौका है कि जिसमें जो बाइडन इन तमाम लोगों को बिठाकर पूछेंगे कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे ख़िलाफ़ है। इंडिया के वक्त के पास जो है वो फ़ैसला करने का वक्त है और ये इसके फॉलोअप में अगर इंडिया जो है वो इसमें को थोड़ी सी कमज़ोरी दिखाता है तो फिर काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा की पाबंदियाँ इंडिया के ऊपर लगाने का ऑप्शन मौजूद है। अमेरिका के सदर जो बाइडन के पास वही पाबंदियां जो उन्होंने तुर्की पर लगाई डोनाल्ड ट्रंप के वक्त में 27 दिसंबर 2020 को, जाते जाते जो आखिरी फैसले किए डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें से एक था कि अपने नेटो इत्तेहादी तुर्की के ऊपर दिफाई साजो सामान के हवाले से पाबंदियां लगाई गई। F-35 प्रोग्राम जो तैयारों का, जदीद तरीन तैयारों का है, उससे तुर्की को निकाला गया। इंडिया को वेवर मिलेगा या नहीं, इसका फैसला और इसका आउटकम भी मेरा ख्याल है कि आज की क्वाड मीटिंग से जुड़ा हुआ है। 2 इंतहाई अहम मामला पर मैं बात करूंगा इस वक्त जो रूस के अगली वीडियो में इंशाल्लाह कि रूस के पास जो इस वक्त ऑप्शंस हैं दे आर फास्ट रनिंग आउट, बहुत कम रह गए हैं, महदूद हैं, ख़त्म हो रहे हैं। मुमकिन तौर पर रूस अब क्या कर सकता है, व्लादिमीर पुतिन क्या कर सकते हैं मुमकिन तौर पर, यह तफसील इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा और इस क्वाड की मीटिंग को भी फॉलो करता रहूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।